नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू येट अनदर आईपीओ रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है। हम बात कर रहे हैं श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड की, जो अपना आईपीओ ला रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुंबई में ना जमीन की कमी के चलते रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ गया है? आइए जानते हैं कि ये कंपनी इस मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रही है और इस आईपीओ में क्या खास है। तो चलिए शुरू करते हैं श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड की आईपीओ का रिव्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीओ के साइज और स्ट्रक्चर की। श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड का आईपीओ पूरा फ्रेश इशू है, जिसका साइज 792 करोड़ रुपीस है। इस आईपीओ में कंपनी कोई एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं बेच रही है, बल्कि नए शेयर्स इशू कर रही है। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स को मार्क कर लीजिए। आईपीओ बंद होगा 1 अगस्त 2025 को, अलॉटमेंट 4 अगस्त को और लिस्टिंग 6 अगस्त 2025 को होने की उम्मीद है। आईपीओ का प्राइस बैंड 140 से 150 रुपीस तक सेट किया गया है और लॉट साइज है 100 शेयर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,000 रुपीस का एट द लोअर प्राइस बैंड और 15,000 रुपीस का एट द अपर प्राइस बैंड। फ्रेश इशू से उठाए गए 792 करोड़ रुपीस का इस्तेमाल कंपनी अपनी सब्सिडरीज रिच फील रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और त्रिक्षा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए करेगी। ये फंड्स उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अमाल्फी, द आर्केडियन और वरुण के डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स को पार्ट फंड करने के लिए होंगे। इसके लिए 550 करोड़ रुपीस रखे गए हैं। बचा हुआ अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिजनेस ओवरव्यू की। तो जानते हैं कि श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड आखिर क्या करती है और किस इंडस्ट्री में काम करती है। श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है जो मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स के अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है। मुंबई, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और डायनेमिक रियल एस्टेट मार्केट है, वहां इस कंपनी का फोकस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर है, जहां पर वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को नए तरीके से डिजाइन करके उन्हें अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर हम मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट की बात करें ना, तो एक रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि एमएमआर ने 2019 से लेकर 2023 तक अपने मार्केट परफॉर्मेंस को डोमिनेट किया है, सप्लाई, एब्जॉर्प्शन और बेस सेलिंग प्राइस के टर्म्स में पिछले 7 सालों के बीच। ये जो ग्रोथ देखने को मिली है ना, उसमें लोटस डेवलपर्स का भी अपना सिग्निफिकेंट रोल है। कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 2017 में, जब कंपनी ने वेस्टर्न सबर्ब्स के अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज मार्केट में लॉन्च किया था। अगर उनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लोटस डेवलपर्स ने अब तक 12 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, जिसमें 8 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं और 4 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। और इन प्रोजेक्ट्स का टोटल एरिया ओवर 3.32 मिलियन स्क्वायर फीट है। इसका मतलब है कि उन्होंने काफी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। लोटस डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अनडेवलप्ड लैंड पर बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर कोई पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता और सब कुछ ग्राउंड अप से बिल्ड होता है। नेक्स्ट है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये ना वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को पूरी तरह से रीबिल्ड करते हैं, जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज, कमर्शियल यूनिट होल्डर्स के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। और थर्ड है जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स उस लैंड पर किए जाते हैं जहां पर लैंड होल्डर के साथ एक डेवलपमेंट अग्रीमेंट होता है। यहां कंपनी को शेयर मिलता है इधर रेवेन्यू, प्रॉफिट्स या फिर डेवलप्ड प्रॉपर्टी का। कंपनी ने 30 जून 2025 तक 0.93 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपेबल एरिया कंप्लीट कर लिया है, जिसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों टाइप्स के प्रॉपर्टीज शामिल हैं। और जो प्राइस रेंज उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डिफाइन की है, वो काफी स्ट्रेटेजिक रिसर्च पर बेस्ड है। उनके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में प्राइस रेंज 3 करोड़ रुपीस से 7 करोड़ रुपीस तक के 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स हैं, जो लग्जरी रेसिडेंशियल सेगमेंट में आते हैं। और अगर बात करें अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल सेगमेंट की, तो उनके पास 7 करोड़ रुपए के ऊपर के 3 BHK, 4 BHK और 4+ BHK फ्लैट्स और पेंट हाउसेस हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी कंपनी का एक मेजर फोकस है, जो ऑफिस स्पेसेस के फॉर्म में है। लोटस डेवलपर्स अब अपनी रीच को मुंबई के दूसरे माइक्रो मार्केट्स में भी एक्सपैंड करने का प्लान बना रहे हैं, जैसे कि निपियन सी रोड, प्रभा देवी
हेवी और घाटकोपर, जो कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रियल एस्टेट सर्विसेज कंपनी एनारॉक के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और अगले दशक में टॉप इकोनॉमिक पावर्स में से एक बनने की उम्मीद है। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट 2008 में $50 बिलियन से बढ़कर 2020 में $180 बिलियन हो गया एट अ CAGR ऑफ 11%, और 2030 तक $1000 बिलियन और 2047 तक $5800 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2025 तक इसका कंट्री के GDP में 13% कंट्रीब्यूट करने का अनुमान है। मुंबई इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में से एक है। यहाँ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफी क्रूशियल हैं, खासकर वेस्टर्न सबर्ब्स में जहां पर जमीन की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, वो स्ट्रेंथ्स जो इन्हें मार्केट में अलग बनाती है। पहला, अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में स्ट्रैटेजिक पोजीशन। जी हां, कंपनी वेस्टर्न सबर्ब्स, मुंबई के अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर है। एनरॉक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ रुपीस से ज्यादा के लग्जरी हाउसिंग की डिमांड 2021 में 3% से बढ़ के Q1 2025 में 22% हो गई, जबकि 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ सेगमेंट 8% से 21% तक बढ़ा। एनरॉक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी जुहू मार्केट में कोटेड प्राइसेस पर लगभग 22% का प्रीमियम कमांड करती है और ट्रांजैक्टेड वैल्यू 61,304 रुपीस पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया पर लगभग 10% का प्रीमियम है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सेल्स कैपेबिलिटी। तो कंपनी के प्रोजेक्ट्स लोटस डेवलपर्स ब्रांड के तहत एग्जीक्यूट किए जाते हैं। उन्हें ETH द टाइम्स ग्रुप द्वारा 2024 और 2025 के लिए लग्जरी कैटेगरी में बेस्ट रियलिटी ब्रांड का अवार्ड मिला है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स की यूनिट्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में ही प्री सेल्स के थ्रू बेचने में सफल रही है, जैसे अनन्या प्रोजेक्ट की 87.11%, सिग्नेचर की 45.02%, आयना की 41.58% और आर्क 1 की 55.66% यूनिट्स ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही बिक चुकी थी। प्रोजेक्ट्स के प्राइसेस में भी काफी एप्रिसिएशन देखा गया है। आयना में 84.23%, सिग्नेचर में 232.09%, अनन्या में 23.61%, आर्क 1 में 58.46% की एवरेज एप्रिसिएशन हुई है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है एसेट लाइट मॉडल। तो कंपनी रीडेवलपमेंट और जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है। 30 जून 2025 तक कंपनी के 54% कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, 78.64% ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और 90.03% अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसी एसेट लाइट मॉडल पर आधारित हैं। ये अप्रोच लैंड एक्विजिशन की अपफ्रंट कॉस्ट को कम करता है और कैपिटल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है एंड टू एंड कैपेबिलिटीज और टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो कंपनी की प्रोजेक्ट्स को समय पर या उससे पहले भी कंप्लीट करने की एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। आयना प्रोजेक्ट 19 मंथ्स पहले, अनन्या 18 मंथ्स पहले, सिग्नेचर 24 मंथ्स पहले और आर्क 1 21 मंथ्स पहले कंप्लीट हुआ। कंपनी के पास इन हाउस टीम्स हैं जैसे कि सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट एंड लाइसेंसिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम। तो कंपनी को एक अनुभवी लीडरशिप टीम गाइड करती है। प्रमोटर और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद कमल नयन पंडित को रियल एस्टेट सेक्टर में 24 इयर्स से भी ज्यादा का अनुभव है। आशका आनंद पंडित होल टाइम डायरेक्टर के पास 9 साल से ज्यादा का अनुभव है और वो डिजाइन टीम को गाइड करती हैं। CEO संजय कुमार जैन को फाइनेंस और अकाउंट्स में 28 साल से ज्यादा का और रियल एस्टेट में 14 साल से ज्यादा का अनुभव है। CFO राकेश गुप्ता के पास फाइनेंस सेक्टर में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। तो आइए अब श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी लिमिटेड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वीकनेसेस या फिर रिस्क्स को समझ लिया जाए। पहला, ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे कि हमने देखा कंपनी का बिजनेस मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। 30 जून 2025 तक कंपनी के सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और ज्यादातर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसी रीजन में हैं। तो अगर इस एरिया में इकोनॉमिक, रेगुलेटरी या नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड कोई नेगेटिव बदलाव आता है तो इसका बिजनेस, ऑपरेशंस और फाइनेंशियल्स पर बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है अनसोल्ड इन्वेंट्री और प्रोजेक्ट डिलेस। 30 जून 2025 तक कंपनी के कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में 85 अनसोल्ड यूनिट्स और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में 167 अनसोल्ड यूनिट्स हैं। अगर कंपनी इन यूनिट्स को समय पर नहीं बेच पाती है या फिर प्रोजेक्ट्स में देरी होती है तो इसका बिजनेस,
रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। प्रोजेक्ट डिलेज रेरा रूल्स के तहत पेनल्टी और कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन का कारण भी बन सकते हैं। नेक्स्ट रिस्क है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पर डिपेंडेंस। कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पर निर्भर है। श्री गजानंद एसोसिएट्स, जो कि कंपनी के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका टोटल एक्सपेंसेस में 21.71% FY25, 29.89% FY24 और 28.1% FY23 का कंट्रीब्यूशन था। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करते या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते तो इसका कंपनी के बिजनेस, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशन पर बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट वीकनेस है नेगेटिव कैश फ्लोज। कंपनी ने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में नेगेटिव नेट कैश फ्लोज देखे हैं। FY25 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो -19.5 करोड़ था। इसका मुख्य कारण ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में सब्सटैंशियल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स थे। फ्यूचर में भी नेगेटिव कैश फ्लोज बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिस्क है रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस और अप्रूवल्स। जी हाँ, कंपनी को अपने प्रोजेक्ट्स के वेरियस स्टेजेस पर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लाइसेंसेस और परमिट्स की जरूरत होती है। तो अगर ये अप्रूवल्स समय पर नहीं मिलते या फिर रिन्यू नहीं होते तो इसका कंपनी के बिजनेस, ऑपरेशंस, फाइनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लोज पर बुरा असर पड़ सकता है। पास्ट में फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और कंपनीज एक्ट के तहत रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में डिलेज हुए हैं, जिसके लिए पेनल्टीज भी लगी हैं। नेक्स्ट, सब्सिडरीज द्वारा लॉसेस। कंपनी की कुछ सब्सिडरीज ने लॉसेस इनकर किए हैं। जिन सब्सिडरीज जैसे कि रिचफील्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और त्रिक्षा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में आईपीओ के फंड्स का मेजर पोर्शन इन्वेस्ट किया जाएगा, उनका पास्ट परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है। अगर ये सब्सिडरीज सफिशिएंट प्रॉफिट्स और कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती हैं तो इसका कंपनी के फाइनेंशियल्स पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट वीकनेस है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रिस्क्स। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एग्जिस्टिंग टेनेंट्स से कंसेंट लेना, उन्हें टेम्पररी ऑल्टरनेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करना और उनके साथ के एग्रीमेंट्स को मैनेज करना शामिल है। इनमें देरी या फिर टेनेंट डिस्प्यूट्स कंपनी के कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफीट होने का रिस्क भी है अगर कंपनी कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाती। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रिस्क। कंपनी ने अपने प्रमोटर से लोटस ट्रेडमार्क और लोगो के कॉपीराइट्स असाइन करवाए हैं, लेकिन लोटस जैसे कॉमन वर्ड के लिए ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मुश्किल हो सकता है और अनऑथराइज्ड यूज या फिर इन्फ्रिंजमेंट का रिस्क है। अगर कंपनी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है तो इसका बिजनेस, ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशन पर बुरा असर पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पीयर कंपैरिजन की ओर। तो देखते हैं कि श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड अपने लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले कहां पर खड़ी है। आरएचपी में बताया गया है कि इस कंपनी के कुछ की लिस्टेड पीयर्स हैं, जैसे आरके डेवलपर्स लिमिटेड, कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड, सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड, सनटेक रियलिटी लिमिटेड, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस लिमिटेड और हब टाउन लिमिटेड। तो चलिए FY 2025 के फाइनेंशियल मेट्रिक्स के आधार पर कंपैरिजन कर लिया जाए। कंपनी का FY25 में रेवेन्यू 549.68 करोड़ था, जबकि आरके डेवलपर्स का 683.09 करोड़ रुपीस, कीस्टोन रियल्टर्स का 2004.1 करोड़ रुपीस, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 372.27 करोड़ रुपीस, हबटाउन 408.47 करोड़ रुपीस, सूरज एस्टेट डेवलपर्स 549.09 करोड़ रुपीस और सनटेक रियलिटी 853.13 करोड़ रुपीस था। कंपनी इस मामले में मिड रेंज में है। कंपनी ने FY25 में 19.09% की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। इसकी तुलना में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने 75.53%, हबटाउन 58.49%, सूरज एस्टेट ने 33.21%, सनटेक रियलिटी ने 51.04% ग्रोथ दिखाई। आरके डेवलपर्स की ग्रोथ 7.62% थी, जबकि कीस्टोन रियल्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ यानी कि -9.82% थी। कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। कंपनी का EBITDA FY25 में 288.97 करोड़ था, जो कि सभी लिस्टेड पीयर्स में हाईएस्ट है। कंपनी का EBITDA मार्जिन 52.57% था, वो भी सारे पीयर्स से काफी बेहतर है। इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुपीरियर दिखती है। कंपनी का पैट FY25 में 227.89 करोड़ था, सभी लिस्टेड पीयर्स से ये ज्यादा है। कंपनी का पैट
पैट मार्जिन 41.46% था, वो भी सारे लिस्टेड पीयर्स से काफी अच्छा है। वेल, ये स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब हम एफिशिएंसी रेशियोज को देखेंगे तो भी यही नजर आता है। कंपनी का ROE 24.39% था। कंपनी ने शेयर होल्डर इक्विटी से प्रॉफिट्स जनरेट करने में पीयर्स को लेकर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाई है। कंपनी का पोस्ट टैक्स ROCE 27.22% था। इससे कंपनी की कैपिटल यूटिलाइजेशन की इफेक्टिवनेस पता चलती है। फ्रेंड्स, इस रेशियो में भी कंपनी अपने सारे लिस्टेड पीयर्स से आगे है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो FY25 में 0.13 था। ये आर्केड डेवलपर्स 0.13 और सनटेक रियल्टी 0.12 के बराबर था, जो सभी पीयर्स में सबसे कम है। वेल, ये एक बहुत हेल्दी और कम लेवरेज्ड बैलेंस शीट को दिखाता है। कंपनी का पीई रेशियो 28.69 है, लेकिन पीयर्स का हाईएस्ट पीई 91.43 महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का और लोएस्ट 14.91 सूरज एस्टेट डेवलपर्स का था, और इंडस्ट्री एवरेज पीई 48 है। इसलिए आईपीओ प्राइसिंग ओवर वैल्यू नहीं है। सो ओवरऑल श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड रेवेन्यू साइज में मिड रेंज में है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स, कैपिटल एफिशिएंसी और डेट मैनेजमेंट के मामले में अपने सभी लिस्टेड पीयर्स को क्लियरली आउट परफॉर्म कर रही है। इसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मेट्रिक्स, खासकर हाई मार्जिन्स और लो डेट, इसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हाईलाइट करते हैं। वेल, फाइनेंशियल एनालिसिस पे चलते हैं तो चलिए श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का गहराई से एनालिसिस करते हैं RHP में दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फिस्कल 2023 से फिस्कल 2025 तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है। FY23 में ये 166.87 करोड़ था। FY24 में रेवेन्यू 176.61% बढ़कर 461.57 करोड़ हो गया, मेनली रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स की सेल्स में इजाफे के कारण, जिसमें ARC1 प्रोजेक्ट से 50.15 करोड़ रुपीस का एडिशनल रेवेन्यू और सिग्नेचर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद एवरेज सेलिंग प्राइस में इंक्रीज शामिल था। FY25 में रेवेन्यू 19.09% बढ़कर 549.68 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो कि प्रोजेक्ट्स की सेल्स एंड सर्विसेज से आई थी, खासकर सिग्नेचर और ARC1 प्रोजेक्ट्स में बढ़ती हुई सेलिंग प्राइसेस के कारण। फ्रेंड्स, कंपनी ने ना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बनाए हैं और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी कि EBITDA कंसिस्टेंटली बढ़ा। FY23 में 20.84 करोड़ से FY24 में 158.54 करोड़ और FY25 में 288.97 करोड़ तक। EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। FY23 में 12.49% से FY24 में 34.35%, FY25 में 52.57% हो गए। फिस्कल 2023 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16.29 करोड़ रुपीस था। FY24 में पैट 635.57% बढ़ के 119.81 करोड़ रुपीस हो गया, जो प्राइमरीली जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ का परिणाम था। FY25 में पैट 90.21% बढ़कर 227.89 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो कि रेवेन्यू ग्रोथ और अदर इनकम में इंक्रीज के कारण था। इस साल पैट का टोटल इनकम के परसेंटेज के रूप में FY24 के 25.7% से बढ़कर 40.03% हो गया। कंपनी की ROCE में सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट देखा गया, जो FY23 में 5.29% से बढ़कर FY24 में 26.28% और FY25 में 27.22% हो गया। ROE भी हाई है। FY23 में 34.41% से FY24 में 70.68% तक पहुंचा, पर FY25 में 24.39% में थोड़ी कमी आई, जो मेनली नेट वर्थ में सब्सटैंशियल इंक्रीज के कारण था। वेल, कंपनी ने फिस्कल 2025 में 235.91 करोड़ रुपीस के इक्विटी शेयर्स इशू किए थे। कंपनी के कैश फ्लोज में फ्लक्चुएशंस देखे गए हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो FY23 में 71.14 करोड़ और FY24 में 46.16 करोड़ पॉजिटिव था, लेकिन FY25 में 19.5 करोड़ नेगेटिव हो गया, जो कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स के कारण था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो FY23 में 14.77 करोड़ नेगेटिव था, लेकिन FY24 में 27.66 करोड़ और FY25 में 15.86 करोड़ पॉजिटिव हो गया, जो कि प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की खरीद और लोन मूवमेंट्स को दर्शाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो FY23 में -11.04 करोड़, FY24 में -44.27 करोड़ यानी कि नेगेटिव था, लेकिन FY25 में 249.95 करोड़ पॉजिटिव हो गया, जो कि इक्विटी शेयर्स और अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स से मिली प्रोसीड्स के कारण था। कंपनी के टोटल बोरोइंग्स में सब्सटैंशियल रिडक्शन देखा गया है, जो एक पॉजिटिव साइन है। FY
FY23 में ये 328.93 करोड़ रुपीस था, FY24 में 428.24 करोड़ रुपीस तक बढ़ा, पर FY25 में सिग्निफिकेंटली कम हो गए 122.13 करोड़ रुपीस हो गया। कंपनी के डेट में रिडक्शन फिस्कल 2025 में मेनली अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स की रीपेमेंट की वजह से हुआ है। फिस्कल 2025 में 342.75 करोड़ रुपीस के अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स रीपे किए गए थे। इसके अलावा सब्सिडरीज का डिबेंचर्स का रीपेमेंट भी फिस्कल 2025 में 28 करोड़ रुपीस था। ये डेट रिडक्शन फिस्कल 2025 में इक्विटी शेयर्स के इशुएंस यानी कि प्रीमियम के साथ से पॉसिबल हुआ था, जिससे 536.39 करोड़ रुपीस का फंड रेज हुआ था। इतने बड़े फंड इनफ्लो से एग्जिस्टिंग डेट्स को रीपे करने में हेल्प मिली। डेट टू इक्विटी रेशियो में भी रिमार्केबल रिडक्शन देखा गया। FY23 में 6.9 टाइम्स से FY24 में 2.51 टाइम्स और FY25 में 0.13 टाइम्स हो गया। ओवरऑल श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड ने पिछले 3 फिस्कल्स में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। डेट लेवल्स को भी अच्छे से मैनेज किया गया। खासकर FY25 में सब्सटैंशियल रिडक्शन देखा गया है, जबकि FY25 में नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक कंसर्न हो सकता है। कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के अराउंड चल रही मार्केट बस की, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP की। श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हमेशा याद रखें कि GMP एक स्पेक्युलेटिव फिगर होता है और ये पूरी तरह से अनलिस्टेड मार्केट सेंटिमेंट्स पर बेस्ड होता है। इसका आईपीओ के एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है और ये किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन का आधार नहीं होना चाहिए। मार्केट कंडीशंस, कंपनी की परफॉर्मेंस और आईपीओ की सब्सक्रिप्शन फिगर्स जैसे फैक्टर्स लिस्टिंग प्राइस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं। एनालिस्ट रेटिंग्स के हिसाब से SBI सिक्योरिटीज, एंजल वन, रिलायंस सिक्योरिटीज, आनंद राठी, देवेन चोकसी ने कंपनी को सब्सक्राइब रिकमेंडेशन दी है, वाइल एक्सिस कैपिटल और चित्तौड़गढ़ ने न्यूट्रल रेटिंग दी है। बट प्लीज याद रखें कि आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करनी चाहिए। प्लीज डोंट अप्लाई जस्ट बेस्ड ऑन एनालिस्ट रिकमेंडेशंस। कंक्लूजन पे चलते हैं। ये था श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड आईपीओ का एक डिटेल्ड रिव्यू। हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसकी स्ट्रेंथ्स, सामने आने वाले रिस्क्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पीयर्स के साथ तुलना पर बात करी। कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में मजबूत ग्रोथ दिखाई है और डेट लेवल्स को भी इफेक्टिवली मैनेज किया है। इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कैपिटल यूटिलाइजेशन पीयर्स के मुकाबले काफी बेहतर है, लेकिन ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, अनसोल्ड इन्वेंट्री, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पर निर्भरता और रेगुलेटरी अप्रूवल्स जैसे रिस्क्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें किसी भी तरह का कोई बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम भरा हो सकता है। अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए। आपके आईपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या फिर कमेंट्स अगर हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे सारे अपकमिंग वीडियोस कोई भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.